दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, शायद आज से पहले ऐसी कहानी ना तो आपने कहीं सुनी होगी और ना ही कहीं देखी होगी। ये कहानी है डेस्टिनी की, यानी नियति। जो होना है वो पहले से तय है और हम चाहकर भी उसे नहीं बदल सकते। लेकिन क्या हो अगर नियति आपके साथ ऐसा खेल खेले जो आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख दे। आज की कहानी कुछ ऐसी है, 4 दोस्तों की, अक्षय, नवीन, नमन और कुशाल। ये चारों बचपन से साथ थे। इन्होंने स्कूल साथ किया, कॉलेज साथ किया। दोस्ती इतनी गहरी कि एक दूसरे के घर आना जाना रोज की बात थी। इनमें से जो नवीन था वो थोड़ा अमीर घर से था। उसके पिता के विदेशों में बिजनेस चला करते थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी और शायद इसी वजह से उसमें थोड़ा घमंड भी था और गुस्सा भी। बाकी तीनों, अक्षय, नमन, कुशाल, साधारण परिवारों से थे। लेकिन इनमें जो अक्षय था वो थोड़ा अलग था। पढ़ाई में सबसे तेज, सोच में सबसे मैच्योर और अपने गोल्स को लेकर बेहद फोकस्ड। जहां बाकी तीनों अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बिजी रहते थे, वहीं अक्षय का ध्यान सिर्फ अपने फ्यूचर पे था। तो कहानी शुरू होती है नवीन के बर्थडे वाले दिन से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नवीन काफी पैसे वाले घर से था, तो नवीन ने अपने बर्थडे की पार्टी भी शहर की सबसे बड़े और महंगे क्लब में रखी, जो शहर से थोड़ा बाहर की तरफ था। रात को 8 बजे ये सब क्लब के लिए रवाना होने के लिए एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। ये जो दोस्त थे, इनमें से जो नवीन, नमन, कुशाल, इन 3 की गर्लफ्रेंड भी थी, जिनका नाम, नवीन की गर्लफ्रेंड का नाम स्वाति, कुशाल की गर्लफ्रेंड का नाम कोमल और जो अपना नमन था उसकी गर्लफ्रेंड का नाम प्रियंका था। तो ये भी इनके साथ ही थे। ये लोग क्लब के लिए रवाना होते हैं। क्लब पहुंचते हैं और अपनी आनंद मस्ती स्टार्ट करते हैं। डांस करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं और ये सब करते करते समय कैसे बीतता है किसी को पता नहीं चलता। रात के 1:30 बजे का समय हो जाता है। अब सबके घर से बार बार कॉल आने लगे, तो सब लोग सोचते हैं कि अब निकलना चाहिए, लेकिन नवीन किसी को निकलने देता नहीं। ऐसा करते करते आखिर रात के 2:30 बजे का समय हो जाता है। अब जो उनके घर से कॉल है वो कंसिस्टेंटली आती रहती है। घर वाले गुस्सा करते हैं, तो अब सब लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमें निकलना चाहिए। ये लोग क्लब से बाहर निकल के अपनी गाड़ियों की तरफ जाते हैं। नवीन ने उस दिन थोड़ी सी ज्यादा पी ली थी, तो उसकी हालत ऐसी थी कि उसके जो पैर थे वो भी जमीन पे सही से टिक नहीं रहे थे। अक्षय ने सोचा कि अब इस हालत में ये बाइक तो चला नहीं पाएगा, क्योंकि इसे पहले स्वाति को भी ड्रॉप करना है, तो शायद अब ये वो नहीं कर पाएगा। तो फिर अक्षय ने सोचा कि मैं नवीन की बाइक से पहले स्वाति को ड्रॉप करता हूँ, फिर नवीन को घर ड्रॉप करके नवीन की बाइक लेके अपने घर चला जाऊंगा। सबको ठीक लगता है, तो सब अपने अपने घरों के लिए रवाना होते हैं। नमन अपनी कार में सबको बिठा के रवाना होता है और इधर अक्षय नवीन और स्वाति को बिठा के रवाना होता है। अक्षय पहले स्वाति को घर ड्रॉप करता है, फिर नवीन के घर की तरफ निकलता है। नवीन के घर पहुंचता है। नवीन के पैर जमीन पे टिक नहीं रहे थे, तो अक्षय नवीन को सहारा देके गेट तक लेके जाता है। गेट बजाता है। नवीन की जो हाउस हेल्प है वो दरवाजा खोलती है। फिर अक्षय उनकी मदद से नवीन को उसके बेड तक पहुंचाता है। बेड पे सुलाने के बाद फिर अक्षय रवाना होता है अपने घर के लिए। उस समय तक करीबन रात के 3 बज चुके थे। सड़कें पूरी तरह खाली, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, सिर्फ ठंडी हवा की सरसराहट, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। अक्षय अपनी बाइक से घर लौट ही रहा था, तभी उसकी नजर सामने पड़े एक बड़े चौराहे पर जाती है। चंद्रा सर्किल। स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी, जैसे कि पल भर में बुझ जाएगी, और हल्की रोशनी में वो देखता है कि एक लड़की पीले कपड़ों में बिल्कुल स्थिर, जैसे वो वहां खड़ी नहीं है बल्कि
किसी का इंतजार कर रही है। अकेली रात के उस समय उस जगह पर उसका होना सामान्य नहीं था। किसी लड़की का रात के 3 बजे ऐसे अकेले एक जगह पर खड़ा होना वैसे भी कोई नॉर्मल बात नहीं होती। अक्षय एक पल के लिए उसे इग्नोर करता है, बाइक आगे बढ़ाता है, लेकिन अचानक वह खुद ब खुद बाइक को रोकता है, जैसे उसने नहीं किसी और ने उसे रोका हो। दिल की धड़कन हल्की सी तेज हो जाती है। वो पीछे मुड़ के देखता है, लड़की अब भी वहीं खड़ी होती है, बिल्कुल उसी तरह, बिना हिले, बिना किसी हरकत। अक्षय खुद को समझाता है कि शायद उसे कोई मदद की जरूरत हो। वो धीरे से बाइक घुमाता है और उसके पास पहुंचता है और पास पहुंचकर उससे पूछता है, क्या आपको कोई मदद चाहिए? लड़की कोई जवाब नहीं देती है, ना नजर उठाती है, ना कोई हरकत, बस चुप। एक अजीब सी खामोशी दोनों के बीच फैल जाती है। अक्षय को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अब जब जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसे लगता है कि शायद वो लड़की उससे बात करना नहीं चाहती या उससे डर रही है। वो जाने के लिए मुड़ता है, तभी पीछे से एक धीमी और ठंडी आवाज उसे पुकारती है, मुझे राजगढ़ की हवेली जाना है। अक्षय के पैर वहीं रुक जाते हैं। वो धीरे से पीछे मुड़ के देखता है, राजगढ़ की हवेली। उसने ये नाम पहले कभी सुना नहीं होता। वो कहता है, ऐसी कोई जगह तो मैं नहीं जानता। लेकिन लड़की बोलती है, कोई बात नहीं, आप जहां तक जा रहे हैं वही रास्ते में मुझे उतार दीजिएगा। शायद अक्षय की सोचने की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अक्षय ने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि उस लड़की को कैसे पता कि वो कहां जा रहा है या कहां जाने वाला है। तो फिर ये कैसे डिसाइड होगा कि उस लड़की को छोड़ना कहां है? क्या वो जिस रास्ते पे जा रहा था उसी रास्ते पे आगे चल के वो हवेली आती है? ऐसा कुछ अक्षय ने सोचना शायद जरूरी नहीं समझा, या फिर उसकी सोचने की शक्ति धीरे धीरे खत्म सी हो रही थी। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बस वो इतना कहता है, बैठ जाओ। और वो लड़की चुपचाप बाइक पर बैठ जाती है। बाइक आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर चलने के बाद ऐसा लगता है कि अब शायद कुछ बदल चुका है। हवा और ठंडी हो गई थी, सड़क और सुनसान, और अक्षय अचानक अंदर से कांपने लगता है। उसकी दिल की धड़कन तेज, बहुत तेज, जैसे सीने से बाहर ही निकल आएगी। हाथ कांपने लगते हैं, माथे पर पसीने आने लगता है, गला सूखने लगता है। उसे समझ नहीं आता ये डर है या और कुछ, और अगर ये डर है तो किससे? आमतौर पर हमारे साथ भी ऐसा हुआ करता है कि हमें किसी चीज से डर लगना या बेचैनी होना स्टार्ट होता है, लेकिन हमें खुद पता नहीं लगता कि हमें ये डर लग क्यों रहा है, ये बेचैनी हो क्यों रही है। शायद अक्षय के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। अक्षय को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बेचैनी, ये डर आखिर है किस चीज से। जो अक्षय अभी कुछ देर पहले एकदम नॉर्मल था, अब उसे एक अनजाने से डर और बेचैनी ने अचानक से घेर लिया था। उसे ये समझ आना बंद हो गया था कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। गाड़ी और आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर चलने के बाद अक्षय को ऐसा लगता है कि अगर वो पीछे बैठी लड़की से बात करेगा तो शायद उसकी बेचैनी, डर थोड़ा सा कम हो जाएगा। वो कुछ सोचता है और बोलता है,
अरे तुम्हारा नाम क्या है? पीछे से कोई जवाब नहीं आता। अक्षय सोचता है शायद उसे सुनाई ना दिया हो। वो फिर पूछता है, अरे तुम्हारा नाम क्या है? इस बार भी पीछे से कोई जवाब नहीं आता। अक्षय को लगता है शायद वो लड़की उससे बात करना नहीं चाहती, तो वो फिर अपनी गाड़ी चलाने में ध्यान देने लगता है। करीबन 3 किलोमीटर का सफर तय होता है। आगे वो रास्ता आता है जहां पे अक्षय को अपने घर की तरफ निकलना होता है, और उसी रास्ते से सटा हुआ एक दूसरा रास्ता जिसे लोग राजमोहन मार्ग के नाम से जाना करते थे। वहां जब गाड़ी पहुंचती है तब लड़की बोलती है, मुझे यहीं उतार दो। अब की बार जो आवाज थी वो कोई साधारण आवाज नहीं थी। ऐसी आवाज जो शायद किसी इंसान की नहीं थी, और उस लड़की की तो बिल्कुल नहीं जिससे अक्षय ने अभी कुछ समय पहले बात की थी। अक्षय जैसे ही वो आवाज सुनता है अचानक से गाड़ी पे ब्रेक लगाता है, और जैसे ही ब्रेक लगाता है उसकी हिम्मत तो नहीं होती पीछे मुड़ के देखने की, क्योंकि इतने सफर के दौरान उसकी हालत उस डर और उस बेचैनी से वैसे ही काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अक्षय की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि लिटरली उसकी धड़कन उसे खुद को सुनाई देने लगती है। कुछ सेकंड का समय लेकर अक्षय हिम्मत जुटाता है और पीछे मुड़ के देखता है। पीछे मुड़ के देखने के बाद अक्षय अचानक से कांपने लगता है। उसकी आंखें दुगनी बड़ी हो जाती है। ऐसा क्या देखता है अक्षय? अक्षय देखता है कि अब तक वो जिस लड़की को चंद्रा सर्किल से बिठा के यहां तक लाया था, जिससे उसने बात की, अब वो लड़की वहां है ही नहीं। सीट खाली है, ना लड़की, ना कोई हरकत, ना कोई आवाज, बस खाली सड़क। अक्षय की आंखें फट जाती है, सांस अटक जाती है, दिमाग सुन्न पड़ जाता है। आखिर गई कहां वो लड़की? अक्षय ने इतना समय भी मुड़ने में नहीं लगाया था कि वो लड़की कहीं चली जाए या कहीं छुप जाए, और वैसे भी गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और वहां कोई छुपने की जगह भी नहीं थी। तो वो लड़की अचानक हवा में कहां गायब हो गई? अक्षय का दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाता है। वो एक और सेकंड भी वहां नहीं रुकता, सीधे बाइक घुमाता है और पूरी स्पीड में भगाता है। हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज थी, डर। वो घर पहुंचता है और दरवाजा जोर जोर से पीटता है। दरवाजा खुलते ही वो अपनी मां से लिपट जाता है। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था, तेज बुखार और आंखों में ऐसा डर जो उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। अक्षय का पूरा शरीर कांप रहा होता है, चेहरे पर पसीना और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है। अक्षय की मम्मी अक्षय को देख के बोलती है, अक्षय क्या हुआ बेटा? अक्षय कुछ बोल नहीं पाता, उसकी सांसें बहुत तेज चल रही होती है। तभी उसके पापा कमरे से बाहर आते हैं। पापा अक्षय को देख के बोलते हैं, अरे ये क्या हालत हो गई है इसकी? अक्षय के पापा उससे पूछते हैं, बेटा आखिर हुआ क्या? अक्षय धीरे से कुछ बोलने की कोशिश करता है। वो लड़की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और शायद वो बेहोश हो जाता है। उसकी मम्मी उस रात उसी के कमरे में उसकी देखभाल करने के लिए रुक जाती है।
अगली सुबह कैंटीन में भीड़ लगी होती है। अक्षय के सारे दोस्त कैंटीन में बैठे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन इस बातचीत के दौरान दो लोग मिसिंग होते हैं। एक तो अक्षय और एक नवीन। इनकी बात चली रही होती है, तभी नमन बोलता है, यार ये अक्षय और नवीन कहाँ है आज? कुशाल हंसते हुए बोलता है, अरे नवीन का तो समझ आता है यार, कल रात इतनी पी ली थी उसने तो अभी तक तो बिस्तर से ही नहीं उठा होगा। स्वाति बोलती है, लेकिन अक्षय कभी कॉलेज मिस नहीं करता यार, वो क्यों नहीं आया? तभी कैंटीन के गेट से नवीन अंदर आता दिखाई देता है। बाल बिखरे हुए, चेहरे पर हैंगओवर साफ दिखाई दे रहा था। नवीन आकर कुर्सी पर बैठ जाता है। स्वाति गुस्से में बोलती है, अब आए हो महाराज? नवीन, यार कल शायद थोड़ी ज्यादा हो गई थी, सुबह आंख ही नहीं खुली। स्वाति, तुम्हें अंदाजा भी है कल तुम्हें घर पहुंचाने में हमें कितनी मुश्किल हुई? नवीन, मुझे तो याद भी नहीं यार कि मैं कल घर कैसे पहुंचा। स्वाति, अगर अक्षय नहीं होता ना तो पता भी नहीं तुम्हारा क्या होता। नवीन अचानक से सीरियस हो जाता है। नवीन बोलता है, वैसे अक्षय है कहाँ यार? तभी नमन के फोन पर एक फोन आता है। नमन फोन देखता है तो ये फोन अक्षय के पापा का होता है। नमन बोलता है, अरे यार ये अक्षय का पापा मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? नमन फोन उठाता है। फोन उठाने के बाद जब वो बात करता है तो धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। नमन बोलता है, हाँ जी अंकल। क्या? जी जी जी, हम अभी पहुंचते हैं अंकल। बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी पहुंच रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम पहुंच रहे हैं। नमन फोन काटता है। कुशाल पूछता है, क्या हुआ भाई, क्या कहा अक्षय के पापा ने? नमन बोलता है, यार अक्षय की हालत बहुत खराब है, अंकल ने हमें तुरंत घर बुलाया है। ये बात सुनकर सभी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। सभी लोग ये बात सुन के तुरंत अक्षय के घर के लिए रवाना होते हैं। वो सब लोग अक्षय के घर पहुंचते हैं। अक्षय के कमरे में पहुंचते हैं। कमरे में हल्का अंधेरा, पर्दे बंद हैं। अक्षय बिस्तर पे लेटा हुआ है, उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा, जैसे कोई जिंदा लाश हो। नवीन अक्षय को देख के बोलता है, अक्षय भाई अक्षय। अक्षय की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। कुशाल बोलता है, भाई क्या हो गया इसे? नवीन जाकर अक्षय को जोर से पकड़ के हिलाता है और बोलता है, अक्षय होश में, अक्षय क्या हुआ भाई? अचानक अक्षय तेजी से सांस लेकर उठ बैठता है। वो घबरा कर अपनी चारों तरफ देखता है, फिर अपने दोस्तों को देखकर थोड़ा राहत महसूस करता है। अक्षय डरी हुई आवाज में, तुम लोग आ गए, तुम अच्छा हो दोस्तों, तुम यहाँ आ गए, मुझे तुम्हें कुछ बताना है यार। सब चुप होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। अक्षय काफी डरा हुआ था। सभी लोग उसकी हालत देखकर काफी हैरान थे। सभी उससे बोलते हैं, भाई क्या हुआ, आराम से रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स कर फिर बता। अक्षय बोलता है, नहीं 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 नहीं, तुम्हें ये बात बताना बहुत जरूरी है भाई। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और पहले मुझसे वादा करो कि ये बात तुम मेरे पापा को नहीं बताओगे। सभी लोग ये बात सुनकर काफी हैरान होते हैं। तभी नवीन बोलता है, अरे भाई शांत, कौन सी बात नहीं बतानी तेरे मम्मी पापा को, पहले तो तू शांत हो, क्या हुआ बोल, और तेरी इतनी हालत कैसे खराब हो गई? कल रात तक तो तू एकदम सही था। अक्षय बोलता है, भाई 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 मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पर पहले वादा करो कि तुम ये बात मेरे मम्मी पापा को नहीं बताओगे। वो सभी लोग अक्षय को वादा कर देते हैं। अक्षय बताता है, भाई कल रात नवीन को घर छोड़ने के बाद मैं वापस अपने घर की तरफ आ रहा था, तो तुम लोगों को मालूम है ना कि मैं जब अपने घर की तरफ आता हूँ तब एक बड़ा सर्किल आता है, चंद्रा सर्किल। कुशाल कहता है, हाँ
वो बड़ा वाला सर्किल, चंद्रा सर्किल, उसकी बात कर रहा है। अक्षय बोलता है, हाँ 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 हाँ, वही वही सर्किल। कल रात जब मैं वहाँ से आ रहा था तब मुझे वहाँ एक पीले कपड़े में एक लड़की दिखाई थी। पहले तो मुझे लगा कि ये लड़की शायद किसी का इंतज़ार कर रही है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसके पास कोई आया नहीं तब मैंने सोचा उसको मदद चाहिए होगी। मैं उसके पास गया तो उसने मुझे कहा कि उसे उसे कोई राजगढ़ की हवेली जाना है। मुझे लगा कि मैं उसकी मदद करूं, तो मैंने उसे कहा कि पीछे बैठ जाओ। मैं उसे लेके रवाना हुआ तो अचानक थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे अचानक सा एक अजीब सा डर लगने लगा, एक अजीब सी बेचैनी। ऐसा लग रहा था कि शायद वो लड़की मुझे कंट्रोल करने लगी थी। मैं जब आगे आया लगभग 3 किलोमीटर बाद वो एक राजमोहन मार्ग आता है ना, तो उसने मुझे वहां पे कहा कि मुझे यहीं पे उतार दो। तो मैंने गाड़ी पे ब्रेक लगाए और जब पीछे मुड़ के देखा वो लड़की वहां नहीं थी यार। वो पता नहीं वो गायब हो गई थी। मैंने कोई मुड़ने में इतना समय नहीं लगाया था कि वो कहीं इधर उधर चले जाए, लेकिन वो गायब हो गई। तब से यार मेरी हालत काफ़ी ख़राब है यार। वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं थी, वो कुछ और थी भाई। वो कुछ और थी, वो कोई अलग लड़की थी यार। वो शायद कोई इंसान भी नहीं थी यार। इतनी बात सबने अक्षय की सुनी, लेकिन सभी के हाव भाव देखकर ऐसा ही लग रहा था कि किसी को अक्षय की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी कुशाल हंसकर बोलता है, अरे भाई, तूने कोई सपना देखा होगा और एक सपने से इतना डर गया। नमन बोलता है, या फिर रात की थकान होगी यार। ये क्या लड़की वड़की वाली बातें कर रहे हैं, भूत प्रेत, ये कुछ नहीं होता भाई। अक्षय गुस्से में बोलता है, भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा यार, वो लड़की सच में थी। तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा। लेकिन अक्षय की बात पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था। सबको ये लग रहा था कि शायद कल रात सबने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, तो अक्षय को कोई भ्रम हुआ होगा या फिर उसने कोई बुरा सपना देखा होगा जिसके कारण वो काफी डर गया और ऐसी बातें कर रहा है। तभी नवीन बोलता है, अरे भाई क्या यार, तू तो काफी समझदार है, तू कब से भूत प्रेत में मानने लगा यार। ये ऐसा कुछ नहीं होता, कल रात सबने थोड़ी ज्यादा पी ली थी तो तुझे भ्रम हुआ होगा, या फिर तुमने कोई सपना देखा होगा जिससे तू काफी डर गया है, तो रिलैक्स कर। ऐसा भूत प्रेत कुछ नहीं होता। क्या ये पीले कपड़ों वाली लड़की, चंदा सर्किल, लिफ्ट, ये क्या कैसी बातें कर रहा है तू? वो तो कभी कभी लिफ्ट की आवश्यकता होती है क्या यार? तू ऐसी बातें मत कर, रिलैक्स कर और अपनी तबीयत खराब मत कर। तभी अक्षय बोलता है, देख नवीन, मैं झूठ नहीं बोल रहा और ना ही मुझे कोई भ्रम हुआ है। वो लड़की सच में है, और अगर ऐसा नहीं होता तो देख मेरी हालत इतनी खराब है। नॉर्मली किसी की भी हालत इतनी खराब किसी एक लड़की के कारण नहीं होती। तू समझ मेरी बात, वो कुछ अलग थी यार, और मेरा विश्वास कर प्लीज। नवीन बोलता है, देख भाई मैं समझ रहा हूँ तू काफी डरा हुआ है, रिलैक्स कर, चिल कर, आराम कर, और ये जो भूत प्रेत वाली बात है ना, अपने दिमाग से निकाल दे। देख तू आराम कर और ये सब भूल जा। हम लोग अभी चलते हैं, हमें लेट हो रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सब तेरे मन का वहम है। तो इस वहम के कारण तू इतना परेशान मत हो कि तू अपनी तबीयत इतनी खराब कर ले, ठीक है? आराम कर। इतना कहकर वो सब वहां से रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद भी अक्षय यही सोचता रहता है कि क्या वो लड़की सच में उसका भ्रम थी, या फिर वो लड़की सच में थी। अक्षय के मन में ये सब बातें चली रही होती है कि खिड़की के बाहर उसे किसी लड़की की परछाई दिखती है। वो खड़ा होता है और उस परछाई की ओर जाने लगता है। वो देखता है तो उसे खिड़की के बाहर कोई नहीं दिखता। अब अक्षय इन सब चीजों को लेकर काफी परेशान हो जाता है और यही सब सोचते सोचते अपने बिस्तर पे लेट जाता है। अक्षय के साथ इस घटना को बीते करीबन 6-7 दिन हो गए थे। अक्षय भी शायद अब इस बात को मानने लगा था कि उसके साथ जो दिन हुआ वो शायद उसका भ्रम ही था।
शायद इस बात को उसने स्वीकार कर लिया था और अब वो इस घटना से थोड़ा उभर गया था। तो आज वो कॉलेज भी आया था। आज कॉलेज की कैंटीन में ये सारे दोस्त मिलके बातचीत कर रहे थे, लेकिन इस बातचीत के दौरान आज कुशाल काफ़ी गुस्से में था। नवीन ने जब कुशाल से गुस्से का कारण पूछा तो कुशाल बोलता है, भाई ये नमन मेरी प्रोजेक्ट फाइल लेके अपने घर पे बैठा है यार। आज मुझे अपनी प्रोजेक्ट फाइल किसी भी हालत में जमा करवानी है और ये बात ये नमन जानता है, फिर भी साला घर पे बैठा है। ऐसा नहीं कि भाई किसी के साथ यहाँ पे फाइल पहुंचवा दे अगर खुद नहीं आ सकता तो। और फोन लगा रहा हूँ तो फोन इसका स्विच ऑफ आ रहा है। मिस रीटा मेरी जान खा रही है। पिछले 7 दिनों से ये प्रोजेक्ट पेंडिंग है और आज सुबह से वो 3 से 4 बार मुझे कॉल कर चुकी है फाइल जमा करवाने के लिए। लेकिन फाइल जमा करवाऊँ कैसे? फाइल तो नमन के पास है और वो साला आया भी नहीं। फोन कर रहा हूँ तो फोन भी स्विच ऑफ। अब भाई एक पता, अब गुस्सा नहीं आए तो क्या करूँ? तभी नवीन बोलता है, अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है? प्रियंका को पूछ लेना, उसको पता होगा कि नमन कहाँ है। कुशाल प्रियंका से पूछता है। प्रियंका जवाब देती है, यार नमन का तो कल रात 8 बजे के आसपास मेरी बात हुई थी, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। और सुबह मैंने कॉल किया था तब भी उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। कुशाल ये सुनने के बाद थोड़ा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। कुशाल बोलता है, यार ये नमन लगता है ये मुझे फेल करवा के ही मानेगा। मिस रीटा ने मुझे साफ धमकी दी है कि आज अगर मैंने फाइल जमा नहीं करवाई तो सेमेस्टर एग्जाम में मुझे पक्का फेल कर देगी। कुशाल परेशान होता है और अचानक से खड़ा होता है और बोलता है, मैं यार इसके घर से ही फाइल लेके आऊंगा अब जाके। वो जाने लगता है तब कोमल उसे रोकती है और कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब कुशाल और कोमल दोनों नमन के घर के लिए रवाना होते हैं और नमन के घर पहुंचते हैं। गेट को नॉक करते हैं। नमन की मम्मी गेट खोलती है। कुशाल नमन की मम्मी से बोलता है, आंटी नमस्ते, क्या नमन घर पे है? नमन की मम्मी बोलती है, हाँ नमन घर पे ही है, लेकिन आज उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। कुशाल बोलता है, क्या हम उसे मिल सकते हैं? तो नमन की मम्मी हामी भरती है और उनको नमन के कमरे तक ले जाती है। वो दोनों नमन के कमरे में एंटर होते हैं। नमन का कमरे में आज काफी अंधेरा होता है और जब वो देखते हैं तो नमन डरा सहमा सा सिमटा हुआ अपने बेड पे बैठा होता है। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे होते हैं, जैसे शायद वो 2 रातों से सोया नहीं हो और काफी डरा हुआ दिखाई दे रहा होता है। नमन कुशाल और कोमल को जब देखता है तो शायद उन्हें देखकर उसके चेहरे पे थोड़ा सा डर कम होता है और वो थोड़ा रिलैक्स सा महसूस करता है। और कुशाल के कुछ बोलने से पहले ही नमन झट से बोलता है, नमन भाई तू आ गया यार, अच्छा हुआ तू आ गया। मैं अभी तुम लोगों के पास ही आने का सोच रहा था, मुझे तुम्हें कुछ बताना है भाई। कुशाल थोड़ा गुस्से में बोलता है, भाई जो भी बताना है ना बाद में, पहले ये बता मेरी प्रोजेक्ट फाइल कहाँ है? मुझे अभी मेरी फाइल जमा करवानी है और तुझे ये बात पता है। साले अगर कॉलेज नहीं आ सकता, बीमार था, तो किसी के हाथों फाइल भिजवा देता, वरना मुझे रात को कॉल कर देता। मैं सुबह घर से निकलते तेरे घर पे आके फाइल लेके फिर कॉलेज चला जाता। लेकिन नहीं, तुझे इतनी परवाह कहाँ है भाई, जबकि तुझे पता है कि अगर आज फाइल जमा नहीं करवाई तो सेमेस्टर एग्जाम में मिस रीटा फेल कर देंगी। लेकिन फिर भी तुझे क्या परवाह, तू तो यहाँ बैठा है आराम से। नमन इतनी बात सुनने के बाद भी, भाई 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 ठीक, तू फाइल ले जा, मैं भूल गया, मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दे, लेकिन पहले मेरी बात सुन ले यार, मेरी बात ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ से। कुशाल इस बात से थोड़ा और गुस्से में आ जाता है और बोलता है, भाई मैं एग्ज़ाम में फेल हो जाऊंगा, इससे ज़्यादा ज़रूरी तेरे लिए कुछ और बात है। नमन बोलता है, भाई देख बुरा मत मान, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन ये बात सच में ज़रूरी है भाई। सुन, तुझे याद है अक्षय बीमार था और हम सब उससे मिलने गए थे, तो उसने हमें बताया था वो पीले कपड़े वाली लड़की, वो राजगीर की हवेली, वो सब बात। कुशाल थोड़ा सा उस बात पे गौर करता है और बोलता है, हाँ बताया था, तो क्या? भाई अक्षय सच बोल रहा था यार, वो लड़की सच में है यार, वो लड़की सच में है, मैंने कल रात उसे देखा यार, अक्षय सच बोल रहा था, वो उसका कोई भ्रम नहीं था। जब कुशाल ये बात सुनता है तो उसे ऐसा लगता है कि नमन ने कोई नशा वशा किया है। वैसे भाई आपको एक बात बता दूं कि अपना नमन वैसे तो काफ़ी अच्छा लड़का था, लेकिन गलत संगति के कारण उसे ड्रग्स की आदत भी लग गई थी। पहले तो ये आदत बहुत
सादा थी, लेकिन दोस्तों के कहने पर, घर वालों के कहने पर अब उसने एकदम ना के बराबर ड्रग्स लेने कम कर दिए थे। लेकिन आज भी कभी कभी ऐसे वो ड्रग्स ले लिया करता था। तब भी उसकी यही हालत होती थी कि वो क्या बोलता था, क्या सुनता था, अपने साथ क्या हो रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता था। कुशाल को लगा कि शायद नमन ने कल रात फिर नशा किया है, इस वजह से इसकी ये हालत है और इसी वजह से बैकी बैकी बातें कर रहा है और कहानियां बना रहा है। कुशाल ने नमन से कहा, देख भाई, वो सब अक्षय का भ्रम था और आज अक्षय खुद कॉलेज आया हुआ है और अब उसने भी मान लिया है कि शायद वो उसका भ्रम ही था। तो तू अब इस कहानी को दोबारा मत उठा और ये नशे वाली आदत छोड़ दे, ठीक है ना। तुझे कितनी बार कहा है कि ये ड्रग्स के चक्कर में मत पड़, लेकिन फिर भी तू मानता नहीं है। तुझे किसी की परवाह नहीं है, ना हमारी, ना परिवार वालों की, ना अपने माता पिता की। भाई कुछ तो शर्म कर। नशे कर करके यहाँ कहानियां बना रहा है और ये भी सोच रहा है कि हम तेरी कहानी पे विश्वास करेंगे। नमन बोलता है, देख भाई मैं मानता हूँ कि मैं कभी कभी नशा कर लेता हूँ, लेकिन भाई मैंने आज कोई नशा नहीं करा। माँ कसम भाई, देख ये बात सच है। मैंने कल रात उस लड़की को देखा है यार, तब से मैं सो नहीं पाया हूँ यार। मेरी हालत तू देख रहा है ना, देख मेरी हालत देख। वो लड़की सच में है यार, वो कुछ अलग है, वो सच में कुछ अलग है भाई। मेरी बात को समझ यार। कुशाल उसकी बात को नहीं सुनता और उससे बोलता है, देख भाई, मुझे तेरी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी यार मुझे तुझ पे काफी गुस्सा आ रहा है। तो ये बता कि मेरी प्रोजेक्ट फाइल कहाँ है। नमन उसे कहता है, देख भाई मेरी बात सुन, लेकिन कुशाल उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। कुशाल देखता है कि उसका कॉलेज का बैग कुर्सी पे पड़ा है उसके बिस्तर के पास। तो कुशाल खुद ब खुद उसके बैग के पास जाता है और उस बैग में से अपनी फाइल निकालता है और फाइल निकाल के उसे कमरे से बाहर निकल जाता है। नमन उसे रोकता है, लेकिन कुशाल नहीं रुकता। कुशाल के पीछे पीछे कोमल भी रवाना हो जाती है। वो दोनों गाड़ी पे बैठते हैं और वापस कॉलेज के लिए रवाना होते हैं। नमन के घर से रवाना होकर कुशाल और कोमल दोनों बाइक पे बैठ के रवाना हो चुके थे। रास्ते में कोमल कुशाल से पूछती है, यार कहीं नमन सच तो नहीं बोल रहा। कुशाल कहता है, नहीं यार, देख उसने नशा कर रखा है और ये उसकी कोई नई आदत नहीं है, बहुत पुरानी आदत है ऐसी कहानियां बनाने की। तो उसकी बातों का विश्वास नहीं करे तो बढ़िया है। कोमल बोलती है, पर यार अक्षय ने भी तो हमें उस दिन यही सेम बात बताई थी। कुशाल कुछ सोचने लगता है और फिर बोलता है, देख यार मैं भूत प्रेत में नहीं मानता और अक्षय ने भी तो अब स्वीकार कर ही लिया है ना कि उसका भ्रम था। तो अक्षय को तो भ्रम हुआ है, लेकिन ये साला तो नशे कर करके कहानियां बना रहा है, तो इसकी बातों पर विश्वास करने का मतलब नहीं है। कोमल बोलती है, लेकिन अगर यार ये बात सच हुई तो। कुशाल कोमल की बात सुनकर खुद सोच में पड़ जाता है, लेकिन बाद में बोलता है, यार ऐसा कुछ नहीं है, तू आराम से बाइक पर बैठ और टेंशन मत ले, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहने के बाद कोमल चुपचाप गाड़ी पर पीछे बैठ जाती है और कोई सवाल नहीं करती। ये दोनों कॉलेज पहुंचते हैं। कुशाल अपनी फाइल जमा करवाता है और कुशाल कोमल को मना करता है कि ये बात वो किसी और को बताए ना, क्योंकि अगर ये बात किसी और को पता लगेगी तो ये मतलब लोग परेशान होंगे और इस बात का कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों ये बात और किसी को नहीं बताते। उधर नमन ये सोचता है कि अगर जैसे कुशाल ने उसकी बात का यकीन नहीं किया तो शायद और कोई भी उसकी बात का यकीन करेगा नहीं। तो नमन सोच में पड़ जाता है कि अब वो करे क्या। तभी वो ये सोचता है कि और कोई उसकी बात का यकीन करे चाहे ना करे, लेकिन शायद अक्षय उसकी बात का यकीन जरूर करेगा। तो वो ये तय करता है कि वो कल सुबह कॉलेज जाएगा और ये सारी बात अक्षय को बताएगा। अगले दिन सुबह नमन कॉलेज के लिए रवाना होता है और कॉलेज पहुंचता है। कॉलेज पहुंचकर वो सबसे पहले अक्षय को ढूंढना स्टार्ट करता है। वो 2-3 जगह अक्षय का पूछता है और पूछते पूछते अक्षय के क्लासरूम के बाहर पहुंचता है। उस समय अक्षय की क्लास चल रही होती है, तो वो अक्षय की क्लास छूटने का इंतजार करने लगता है। करीबन आधे घंटे बाद अक्षय की क्लास छूटती है और अक्षय क्लास से निकलकर कॉरिडोर की ओर रवाना होता है। पीछे से नमन अक्षय को आवाज लगाता है, अक्षय, भाई अक्षय। नमन की आवाज सुनकर अक्षय पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे नमन खड़ा होता है। जैसे ही अक्षय पीछे मुड़ के देखता है, नमन
दौड़ा दौड़ा आता है और अक्षय का हाथ पकड़ के अक्षय को कॉलेज के गार्डन की ओर खींच के ले जाता है। जैसे ही वो दोनों गार्डन में पहुंचते हैं तो अक्षय पूछता है, भाई नमन, आराम से, इतनी जल्दी किस बात की है तेरे को, और इतना पसीने से क्यों भरा हुआ है तू, क्या हुआ? नमन अक्षय से बोलता है, भाई मुझे तुझे कुछ बताना है यार। अक्षय बोलता है, हाँ बताना यार, बिंदास बता, बोल क्या हुआ। नमन बोलता है, भाई तू सही था यार, वो लड़की सच में है, वो तेरा कोई भ्रम नहीं था यार, वो लड़की सच में है। ये वाक्य सुनने के बाद मानो अक्षय के चेहरे का रंग सा उड़ गया। अक्षय नमन से बोलता है, भाई तू किस लड़की की बात कर रहा है? नमन बोलता है, यार तूने हमें उस दिन बताया था ना, वो लड़की जिसने तुझसे लिफ्ट मांगी थी राजगढ़ की हवेली के लिए, और बाद में वो लड़की तेरे पीछे से गायब हो गई थी। इतना सुनने के बाद मानो जो डर अभी तक केवल नमन के अंदर था, वो जैसे कि अक्षय के अंदर ट्रांसफर सा हो गया। अक्षय वहीं खड़ा खड़ा कांपने लगा। अभी तक वो जिस घटना को अपना भ्रम मान चुका था, जिसे भुलाने की कोशिश कर रहा था, मानो नमन की इस एक बात ने उस डर को दोबारा अक्षय के अंदर जिंदा कर दिया। अक्षय नमन को बोलता है, भाई तू सच बोल रहा है क्या? नमन बोलता है, हाँ भाई मैं सच बोल रहा हूँ यार, मैंने कल रात उसे देखा है, और जब से उसे देखा है तब से मेरी यही हालत है यार। नमन की ये बात सुनने के बाद अक्षय और नमन मानो दोनों कॉलेज के गार्डन में एकदम जम से गए थे। दोनों का दिमाग सुन्न सा पड़ गया था। आखिर कौन थी वो लड़की, क्या चाहती थी वो, और ये अक्षय और नमन उसे देखने के बाद इतने डरे सहमे क्यों थे? ये कैसा डर था जो इनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था? जो बंदे भूत प्रेत में कभी विश्वास ही नहीं किया करते थे, वो आज केवल एक लड़की के नाम से कांप क्यों रहे थे? आखिर ये इनके साथ हो क्या रहा था? क्या वो सच में कोई आत्मा है, या कोई इंसान जो इन दोस्तों को निशाना बना रहा है? और आखिर ऐसा क्या हुआ नमन के साथ जिसने उसकी रातों की नींद तक छीन ली? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब भी मिलेंगे, लेकिन इस कहानी के अगले भाग में, द डेस्टिनी पार्ट 2। अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से ये लड़की है कौन, और क्या चाहती है ये इन दोस्तों से। चाहे आप हॉरर को मानते हो, उसका विश्वास करते हो, चाहे ना मानते हो, लेकिन आप डर को ज़रूर मानते होंगे, क्योंकि डर तो सबको लगता है।